नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन मारवाड़ के राठौड़ पढ़ रहे हैं और मेरी आरबीएससी इस बैच के बहाने मेरी मंशा ये है कि मैं आप लोगों को जैसे ये अपन कक्षा 10 का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, तो मैं सिर्फ वो नहीं पढ़ा के आप लोगों को संपूर्ण चीज पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरी मंशा ये है कि मैं इसके बहाने आपको पूरी चीजें करवाऊं। जैसे कि गुहिल वंश आया तो मैंने देखा आपने कि पूरा ही गुहिल वंश पढ़ाया आपने। 50% मैटर मैंने वो भी करवाया जो आरबीसी बुक में दे ही नहीं रखा। तो अपन जब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ते हुए आगे बढ़े, क्योंकि ये वाली क्लासें आगे बहुत काम में आएगी। सीईटी में काम आएगी, रीट के अंदर काम आएगी, आपके सेकंड ग्रेड में काम आएगी और आने वाले सभी एग्जाम में काम आने वाली है। तो ये वाली क्लासें जो है अपने बेस बनेगी एक तरीके से कि आप इनसे आप लोग आरबीएससी भी आपको दिमाग में आ जाएगी कि हाँ हमने पढ़ ली है, और आपका वापस जो है एक तरीके से जिनका पढ़ा हुआ उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका बेसिक क्लियर होने के साथ साथ सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और चीजें भी जो फैक्ट पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर वो भी क्लियर होंगे। तो इसी कड़ी में आगे आज अपन राठौड़ वंश पढ़ने वाले हैं। राठौड़ यानी कि मारवाड़ के जो शासक है, और मारवाड़ कहवा तो यूं समझ लीजिए कि मारवाड़ क्या तो जोधपुर। इतिहास में जहां जहां मारवाड़ शब्द लिखा मिलेगा वो जोधपुर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इन पहला जोधपुर ने यानी जोधाणो कहता। राव जोधा जी बसायो जोधपुर ने 1459 में। ठीक है, राव जोधा जी बसायो तो इन पहला कहता जोधा जी का फलसा। आज भी थे मेहरानगढ़ दुर्ग में यदि जाओ तो मेहरानगढ़ दुर्ग में थे जो एंटर करो थोड़ा आगे जाओ तो बटे एक शिलालेख लिखियोड़ मिली राव जोधा जी का फलसा। यानी पहले छोटा दुर्ग था, फिर उसको बड़ा बनाया गया तो वो मेहरानगढ़ के नाम से दुर्ग बना। तो जोधा जी के बाद में जब जोधपुर हुआ तब से वो जब उन्होंने जोधपुर बसाया तब से जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जाने जाने लगा, लेकिन ये मारवाड़ क्षेत्र पहले से है। अब मारवाड़ यानी कि ये समझ लीजिए आप कि प्राचीन काल में जितना भी लूणी और इसके आसपास का जितना क्षेत्र वो तो कहलाता है गोड़वाड़, लेकिन विस्तृत तौर पे देखा जाए तो वो पूरा का पूरा मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक तरीके से गोड़वाड़ भी मारवाड़ का हिस्सा है। अब जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं सुमेरपुर पाली से हूं, तो मैं गोड़वाड़ के अंतर्गत आता हूं। मैं किसके अंतर्गत आता हूं? गोड़वाड़। और गोड़वाड़ मारवाड़ का ही एक हिस्सा रहा है। यहाँ पे किस वंश ने शासन किया है? तो यहाँ राठौड़ों ने शासन किया है। अब देखो टावरों, पहला अपन आरपीएससी किताब में जो दियोड़ी भी चीज मैं पहुंचा भी हूं, पहला था ना की चीज थोड़ी सी समझनी बहुत जरूरी है। देखो अपा पढ़ रही है राठौड़ वंश, अपा क्या पढ़ा? राठौड़ वंश। तो राठौड़ शब्द जी को है नहीं, और राठौड़ शब्द इनकी उत्पत्ति के बारे में यूं क्या करे कि उत्पत्ति के बारे में ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। क्या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। अब आप लोगों को पता है राष्ट्रकूट पाल वगैरह ये वंश हुए हैं पहले, है ना? तो राष्ट्रकूट शब्द से हुई है, और ये राष्ट्रकूट शब्द जो है बाद में ये प्राकृत यानी कि इसका जो अपभ्रंश होते होते ये जो बन गया ये रट्ट उड़ में बदल गया, ये रट्ट उड़ के अंदर बदल गया, जिसे बाद में राट हड़ कहा गया। क्या कहा गया? राट हड़ कहा गया। और इसी तरीके से भैया शब्द बन गया राठौड़। इसी तरीके से शब्द बन गया राठौड़। तो यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है कि एक वंश था इतिहास के अंदर जो कहलाता था गहड़वाल वंश। जो क्या कहलाता था? ये तो शब्द की उत्पत्ति है। ये तो क्या है? राठौड़ शब्द की उत्पत्ति बताई है मैंने आप लोगों को, जो इतिहास के अंदर अपने को पढ़ने को मिलती है वो बताई है मैंने आप लोगों को। ठीक है, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति बताई है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं कि गहड़वाल जो है अपन क्यों ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक जयचंद गहड़वाल करके शासक हुए, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जयचंद गहड़वाल कौन? संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी सुनी होड़ी है तो थे बिल्कुल अच्छी तरीके जानो कि जयचंद गहड़वाल कौन है। जयचंद गहड़वाल वही है संयोगिता के पिताजी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल मौसेरे भाई। और ये जो है जयचंद गहड़वाल ने मोहम्मद गौरी से 1194 के अंदर चंदावर के युद्ध में लड़ाई की थी। इन्होंने क्या किया था? चंदावर के युद्ध के अंदर इन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा था। चंदावर का युद्ध जो कब हुआ था? 1194 के अंदर। कौन थे इसके सामने? कौन था? मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। देखो थाने एक अच्छी बात बताऊं, मैं जब स्टार्ट में मतलब 11वीं 12वीं में आया और मैं मतलब इतिहास पढ़ना शुरू करियो तो बी टाइम तराइन को युद्ध आयो। तराइन के युद्ध में पढ़ियो के मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। मन पृथ्वीराज माते मन यू लागो कि पृथ्वीराज ऐसा कैसा शासक होगा जो लड़की से युद्ध लड़ा है? फिर पता चला कि मोहम्मद गौरी लड़की नहीं है, इसका तो नाम गौरी है सिर्फ, ये तो मतलब मेल शासक ही था। तो बाद में ऐसी चीजें आप लोगों के साथ भी हुई होगी। इतिहास में कई सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको अपन जो है कई बार ये समझ लेते हैं कि ये तो
भाई लड़की होगी वो लड़का निकल जाता है, लड़का होगा वो लड़की निकल जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम पढ़ते हैं तो पता चलता है। कई दिनों तक जो है मैं प्रारंभ में मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्हें भी लड़की समझता था कि मुंशी देवी लागोड़ो है, तो देवी लागोड़ो मतलब लड़की है। तो ये इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ भी ऐसी चीजें हुई होगी। तो ये मतलब एक आप लोगों के लिए दिमाग में पड़े प्रेशर नहीं बने, इसलिए बीच बीच में मैं ऐसी चीजें बता देता हूँ आपको। तो ये देखो चंदावर का युद्ध हुआ। अब अपन राठौड़ पढ़ते पढ़ते जयचंद गढ़वाल पे क्यों आ गए कि गुरुजी आप तो राठौड़ पढ़ा रहे हो, जयचंद गढ़वाल पे क्यों आ गए? तो देखो राठौड़ों का जो आदि पुरुष है कि यहाँ मारवाड़ के जो राठौड़ है, राठौड़ों का आदि पुरुष यानी कि जहां से वंश प्रारंभ हुआ है, ठीक है, मूल पुरुष भी लिखा मिलता है, आदि पुरुष लिखा मिलता है, वो है रावसिहा। अपन क्यों यहां जा रहे हैं वो बेसिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो है रावसिहा। अब देखो जयचंद गढ़वाल है, जयचंद गढ़वाल के बाद में यहाँ पे हरिश्चंद्र ने शासन किया, इन्हीं के वंश के हरिश्चंद्र ने, ठीक है। हरिश्चंद्र के बाद में इनके जो है एक श्वेतराम करके पुत्र हुआ, और श्वेतराम के पुत्र जो थे वो रावसिहा थे। यानी कि एक तरीके से ये जयचंद गढ़वाल के पड़पोत्र हो गए, लेकिन ये पौत्र लिखा मिलता है, ठीक है, इतिहास के अंदर लिखा मिलता है कि ये जो रावसिहा है ये जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे। अब ये यहाँ पे देखो, वहां पे क्या हुआ कि ये हार गए वहां से, तो फिर उसके बाद में ये जो है कुछ समय तक इन्होंने संघर्ष किया। फिर रावसिहा जब बड़े हो जाते हैं तब रावसिहा अपने 200 सेवकों के साथ क्या करते हैं, 200 सेवकों के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर बढ़े। अब देखो यहां तक यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं अगले स्लाइड पे ले जाता हूं आपको, वहां पे मैं बताता हूं अच्छी तरीके से रावसिहा के बारे में। देखो अब रावसिहा जो है वहां से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां से आगे रावसिहा को अपन ने बढ़ा दिया है, और रावसिहा से ही फिर जो है वंशावली आगे चलेगी। यानी कि आपको पूछे राठौड़ों के आदि पुरुष कौन है, मूल पुरुष कौन है, तो क्या ध्यान रखोगे, रावसिहा है, ठीक है, रावसिहा। अब वहां से 200 सेवकों के साथ में आगे बढ़े, तो यहाँ पे इन्हें जो है पश्चिम की ओर आगे बढ़े, यानी कि राजस्थान में आ गए। यहाँ पे इन्हें एक सोलंकी सरदार मिलता है। कौन मिलता है? सोलंकी सरदार से मुलाकात होती है। मैं फिर आपके रोड मैप बनवा रहा हूं, देख लेना, हिस्ट्री का रोड मैप बन रहा है, और इससे आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब सोलंकी सरदार जो है इनको यहाँ पे रहने के लिए वगैरह जगह देते हैं। फिर जब देखो कोई भी मेहमान आवे या कोई एक बार रह रही है, तो आपा के सुख दुख की चर्चा करा, सुख दुख की चर्चा करता सोलंकी सरदार कहो कि मैं बहुत परेशान हाँ, मैं तो थान रुकनी जगह दी, लेकिन एक अटे यानी बहुत डकैत टाइप को आदमी है जिन्हों नाम है लाखा फुलानी। क्या नाम है? लाखा फुलानी, लाखा फुलानी। तो इस लाखा फुलानी से हम बहुत ज्यादा परेशान है। ये लाखा फुलानी चोरी डकैत कर देता है या मार देता है, मार लूट घसोट कर लेता है, तो इससे यदि आप हमें मुक्ति दिला सको तो आपकी बहुत कृपा होगी, अति कृपा होगी। तो रावसिहा ने जो है लाखा फुलानी से संघर्ष किया और लाखा फुलानी को हराया, लाखा फुलानी को हराया और यहां से भगा दिया। अब जब ये जीत हुई तो इस जीत के उपलक्ष्य में ये सोलंकी सरदार है, इन्होंने अपनी पुत्री से यहां पे ये इसको हरा दिया, ठीक है। तब क्या हुआ कि रावसिहा जो है, रावसिहा से पार्वती सोलंकी, इनकी पुत्री थी पार्वती सोलंकी, का विवाह कर दिया, ठीक है। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई क्या? इनका विवाह हो गया। अब यहां से रोड में फिर आगे बढ़ाते हैं, अब ये यहाँ के जो है, यहाँ इनको कुछ पालीवाल ब्राह्मणों ने भी जो है मदद की और कुछ भूमि दान की, ठीक है। पाली और पाली के आसपास की बात हो रही है, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने भी मदद की इनकी, ठीक है। पालीवाल इन्होंने, रावसिहा ने पालीवाल ब्राह्मणों की मदद की, तो इन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों ने इनको कुछ भूमि दी, पालीवाल ब्राह्मणों ने इन्हें कुछ भूमि दी, ठीक है। अब क्या होता है आगे कि ये यहाँ पे रहने लगे, तो रावसिहा के मन में ये आता है कि मैं पाली का और भी बाकी जो क्षेत्र है वो भी हासिल कर लूं, कि ये भी मैं सारा का सारा थोड़ी सी भूमि से क्या होगा कि सारी हासिल कर लूं। तो इतिहासकार बताते हैं कि रावसिहा ने ये जो ब्राह्मण सरदार थे, इनके जो सरदार थे सारे ब्राह्मण सरदार जितने भी थे, तो इन सरदारों की हत्या कर
सत्याकर पूर्ण पाली, यानी कि पूरे पाली ऐसे लिख लेना, संपूर्ण पाली, पूरे पाली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पूरे पाली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब ये तो यहाँ पे मतलब इनका तो अधिकार हो गया पूरे पूरा। फिर एक बार ये द्वारका जा रहे थे, कहां जा रहे थे? द्वारिका। तो द्वारिका जब जा रहे थे तब यहाँ पे पढ़ने में आता है इतिहास में कि लाख जंवर का युद्ध हुआ। क्या पढ़ने में आता है? लाख जंवर का युद्ध हुआ, यानी कि ये विदेशी आक्रांता थे, मुसलमान थे, जिन्होंने आक्रमण किया था, तो उनसे इन्होंने संघर्ष किया। हालांकि उनको हरा दिया, लेकिन खुद भी जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो लाख जंवर के युद्ध के बाद ये ध्यान रखना कि ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए। और पार्वती जो पार्वती सोलंकी है इनकी पत्नी, वो भी उस समय फिर सती हो जाती है, वो भी सती हो जाती है, ये ध्यान रखना। ये पूरी स्टोरी ऐसे चल रही है, ये इसका रोड मैप बन रहा है, आपके दिमाग में पूरी कहानी छपेगी और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, पाली पर अधिकार किया, फिर जो है लाख जंवर का युद्ध हुआ है, वीर गति को प्राप्त हो गए, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब इनके पुत्र थे, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इनके पुत्र थे राव आस्थान जी। कौन थे? राव आस्थान जी। ज्यादा तो इनके बारे में देखो इतना पूछा नहीं गया है आज तक, तो ज्यादा इनके बारे में ध्यान नहीं रखना है। राव आस्थान जी के बाद में जो बने हैं दुहड़ जी, इनके बारे में जरूर एक प्रश्न पूछते हैं। दुहड़ जी के बारे में क्या प्रश्न पूछते हैं कि दुहड़ जी ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नागाना धाम है, क्या है? नागाना धाम में स्थापित की। और यही जो है बाद में राठौड़ों की कुल देवी कहलाई, जिन्हें नागणेची माता कहा गया। क्या कहा गया? नागणेची माता। नागणेची माता। नागाना वर्तमान में बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप आपको ध्यान रखना है। ये देखो ऐसे उल्टा एस बन रहा है, ठीक है, ऐसे ये जो है यहाँ पे इस तरीके से चले अपन, तो ये एस एस आकार में बन रहा है। ठीक है, तो यहां से ये इस तरीके से ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। ठीक, तो दुहड़ जी के बाद में भी कई सारे शासक हुए, जिनके बारे में ज्यादा तो मतलब आप लोगों को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दुहड़ जी के बाद याद करो तो वैसे खूब है। कनकपाल जी है, जालन जी है, छीड़ा जी है, तीड़ा जी है, खूब सारे हैं। लेकिन फिर बाद में आता है सलखा जी का नाम, और सलखा जी के बाद मल्लीनाथ जी का नाम आता है, वो जरूर पढ़ने में आता है अपने। ठीक है, एक तो क्या आता है? सलखा जी। सलखा जी, और सलखा जी के बाद में मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी के अंदर ध्यान रखना है कि मल्लीनाथ जी के नाम से ही यहाँ का क्षेत्र जो है वो मालानी कहलाता है। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ये वही लोक देवता मल्लीनाथ जी है जिन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ की स्थापना की। और कहते हैं कि इन्होंने 13 दल, जो एक 13 दलों को हराया था, 13 दलों को, बड़ी सेना थी, 13 दलों को पराजित किया इन्होंने। तो इसलिए इनके बारे में कहा भी जाता है कि तेरे तुंगे भांगिया माले सलखानी। ठीक है, माले सलखानी यानी सलखा जी के पुत्र मल्लीनाथ जी ने तेरे तुंगे भांगिया यानी 13 दलों को जो है पराजित किया था, इनके नाम से जाना जाता है। तेरे तुंगे भांगिया माले सलखानी, मल्लीनाथ जी के बारे में ये जाना जाता है। तो फिर मल्लीनाथ जी के एक पुत्र भी हुए जिनका नाम था जगमाल। मल्लीनाथ जी के क्या एक पुत्र हुए जिनका नाम था जगमाल। जगमाल भी बहुत वीर मतलब राजकुमार थे, और इनके भी जो है लड़ाइयों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने में आती है, किंवदंतियां ज्यादा पढ़ने में आती है। ऐसा कहा जाता है कि भूतों की सेना जो है इनके साथ में थी, और ऐसे रोचक किस्से भी इतिहास के अंदर पढ़ने में आते हैं। वो यहाँ पे जगमाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जगमाल ध्यान रखना है। अब इसके बाद में, जगमाल के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक पढ़ने में आते हैं, वैसे तो वीरमदेव भी एक शासक हुए बीच में, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक पढ़ने में आते हैं वो है रावचुंडा। कौन है? रावचुंडा है। और रावचुंडा से फिर आगे इतिहास बढ़ता है। यहां से
जो आप लोगों के दे रखा है आरबीएसई की किताब में, वो राव चुंडा से। अब राव चुंडा से पहले इतनी भागवत अपन ने पढ़ ली, वो आरबीएसई में नहीं थी। अब थे कहो टाबरो, तो अगली बार हूं मैं सीधे मतलब जो आरबीएसई में दे रखे हो आरबीएसई के अनुसार ही 1 to 1 जो वर्ड टू वर्ड है वो पढ़ा देता हूँ। कि थे कहो कि गुरुजी बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं अपन, तो फिर चलने देते हैं। देखो वर्ड टू वर्ड भी पढ़ाया ना तो 1-1.5 महीना बैच चलेगा, लेकिन इसको 1-1.5 महीने की जगह अपन 3 महीने में पढ़ ले, लेकिन ऐसा पढ़े अपन क्या भाई साहब आनंद आ जाए और परीक्षा के अंदर काम आए वापस। फिर वो नहीं देखना पड़ेगा ये पढ़ लिया आप गुरुजी और ये वो फलाना टीम का। बहुत पढ़ाया मैंने आप लोगों को, 4-4 बार राजस्थान जी के पढ़ा रखा है, सारी क्लासें अवेलेबल है। जब भी किसी के मन में आए कि हमें फास्ट पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, ऐसे तो कब पूरा होगा, तो कोई भी बैच उठाकर उसमें से राजस्थान जीके की क्लास देख लेना। पशु परिचर वाला उठा के देख लो, चाहे आप चतुश्रेणी वाला उठा के देख लो, वरिष्ठ अध्यापक वाला देख लो, रीट वाला देख लो, जो भी बैच, तो राजस्थान जी के सभी के अंदर मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो ओ आरबीएसई बैच है थे। एक बार कमेंट कर जरूर बताइयो कि क्लास क्या चल रही है अपन। ठीक है, मतलब कैसे चल रही है मारवाड़ी में क्लास क्या चल रही कहानी, तो इनो मतलब यूं है कि क्लासें कैसे चल रही है, एकदम सही तरीके से चल रही है। आप लोगों को आनंद आना चाहिए। देखो पढ़ने का शिक्षक का काम यही है कि पढ़ने में इंटरेस्ट जगाए, और मैं वही चीज कर रहा हूं कि हाँ जानकारी के साथ साथ आपका इंटरेस्ट बना रहे। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब बढ़ते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आगे। देखो अब देखो यहां जो है राठौड़ वंश की उत्पत्ति और इनके बारे में थोड़ी सी अपन पहले जानकारी देख लेते हैं कि जिस प्रकार मेवाड़ में गुहिलों का शासन था, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ वंश के राज्य स्थापित हुए हैं अकॉर्डिंग टू आरबीएसई क्लास 10 बुक। उत्पत्ति संबंधी कई सारे मत दे रखे हैं, जिसमें अधिकांश जो है मत इनके अंदर मतभेद चलता है। तो उनमें से कुछ इतिहासकार ये कहते हैं इनको हिरण्यकश्यप की संतान बताते हैं। क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यप की संतान है, जिसमें कुछ विद्वानों ने ये कहा है। जोधपुर राज्य की ख्यात क्या कहती है? जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है कि राजा विश्वुतमान के पुत्र बृहतमल के ये वंशज थे। क्या कहती है? राजा विश्वुतमान के पुत्र बृहतमल के ये वंशज थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये कहा किसने है, तो ये जोधपुर की ख्यात ने कहा है। और ये मिलान वाले सवाल बेटा जी बन सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दयाल दास का मत क्या कहता है? दयाल दास की ख्यात के अंदर इनको सूर्यवंशी माना है और ब्राह्मण भल्ल राव की संतान माना है। दयाल दास की ख्यात क्या कहती है कि ये सूर्यवंशी थे और ब्राह्मण भल्ल राव की संतान थे। नैणसी मुहुणु नैणसी का मत यह है कि मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कन्नौज से आने वाली शाखा यानी कि जयचंद गहड़वाल के वंशज। जयचंद गहड़वाल कहाँ के थे? कन्नौज के थे, तो इनको कन्नौज की आने वाली शाखा बता दिया। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। और सर्वमान्य मत क्या है कि जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो ये है कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित रहे हैं, और संभवतः इसी कारण इनका नाम राठौड़ रहा है। क्या रहा है? राठौड़। के राष्ट्रकूट शब्द से ही राठौड़ शब्द बना है, तो अधिकांश और सर्वमान्य मत ये कहता है। तो ये राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित आपके जो क्लास 10 की बुक में पैरा दे रखा है पूरा, है ना, आपके जो है वहां पे पैराग्राफ दे रखा है, उसको मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया और समझा दिया एक एक चीज को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो टावरों। ओके, अब देखिए कुछ शाखाएं इनकी देखो। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए और सबसे ज्यादा अपन को यही पढ़ना है, यही पढ़ते हैं अधिकांश। इसके अलावा किशनगढ़ के अंदर भी राठौड़ों की शाखा थी, तो यहाँ पे ये तो प्रसिद्ध हुए। और किशनगढ़ के अंदर भी राठौड़ ही थे। कौन थे? किशनगढ़ के अंदर भी राठौड़ों की शाखा थी, तो ये भी ध्यान रखना है। अब भाई साहब जो मैंने आप लोगों को बताया राव सिंहा आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब मूल पुरुष। राठौड़ वंश के मूल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? राव सिंहा को जाना जाता है। ठीक है, राव सिंहा जी ध्यान रखिए। पूछी कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है इन्हें। जयचंद गहड़वाल के वंशज इन्हें माना जाता है। अब मैं थानपुर ही बता दियो कि जयचंद गहड़वाल हरिश्चंद्र सेतराम और इनके बाद में राव सिंहा जी है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इन्होंने मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया। अब कैसे किया? तो ये मैं बहुत खुश हूं इस बैच को पढ़ाते हुए कि मेरे से जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें आरबीएससी तो क्लियर हो रही है, लेकिन वो पूरी चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और आप वास्तव में, आपको मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में बहुत सही जगह से और बहुत सही समय पे पढ़ रहे हो।
क्योंकि ये चीजें अभी से क्लियर हो जाएगी ना, तो आप अपने आप को बहुत आगे पाओगे अन्य अभ्यर्थियों से। कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके लिए अपने को उस तरीके से प्रिपेयर भी होना है। तो यही वो तरीका है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। और भाई साहब गारंटी मेरी है कि थे नौकरी लागो, मेरे कहे अनुसार थे पढ़ता चला जाओ, थे नौकरी नहीं लागो तो और कौन लागे बताओ। यही है मेहनत, इतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता और आप कर रहे हो, नौकरी आपकी है। बस देखो, इन्होंने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की, लेकिन उसे पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाए। ठीक है, पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए। अब मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। ठीक है, थानलाग जबर युद्ध भी बता दिया, थानसारी पालीवाल ब्राह्मणों की स्टोरी बता दी है, पार्वती सोलंकी व्यावरी स्टोरी बता दी। तो ये सारी चीजें थाने क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो टावरो। देखो फिर सीधा यहाँ पे क्या दे दिया आपके आरबीएससी के अंदर, राव चुंडा दे दिया। चुंडा भी लिखा मिलेगा, चूड़ा भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। चुंडा लिखा मिल जाए, राव चुंडा एक ही बात है। इसी समय में मेवाड़ के अंदर भी राव चुंडा हुए हैं, तो यहाँ पे भी राव चुंडा आपको ध्यान रखना है। लेकिन राव चुंडा और उनके बीच में कितने शासक थे, सारे के सारे ध्यान रखने आपको, सारे के सारे ध्यान रखना है कि हाँ ये चीजें रही है। दुहड़ जी, चक्रेश्वरी माता देखो इंपॉर्टेंट है। फिर पहले आस्थान जी, फिर दुहड़ जी, चक्रेश्वरी माता हो गई इंपॉर्टेंट। फिर जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ शासक है, उसके बाद में फिर आपके सलखा जी, मल्लीनाथ जी हैं, जगमाल जी हुए, और फिर बाद में राव चुंडा जी। राव चुंडा जी जब आते हैं तो यहां से व्यवस्थित तरीके से फिर आगे जानकारी पढ़ने को आती है। तो देखो यहाँ पे राव चुंडा ने अपने साहस और कूटनीति से मंडोर पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया? मंडोर पर। अब मंडोर पे जो है गुर्जर प्रतिहार जो कहते हैं अपन, प्रतिहार शासक जो है इनके, इनको मंडोर जीत के दिया राव चुंडा जी ने। तो यहाँ पे जो है इंदा शाखा थी इनकी, तो इंदा शाखा की बेटी से इनका विवाह हो गया और इंदा शाखा से इनको मंडोर दहेज के रूप में मिला था। तो क्या ध्यान रखोगे आप कि इंदा शाखा से मंडोर दहेज के रूप में मिला। ठीक था ब्रो, और ध्यान रखना है। अब देखो राज्य को विस्तार, मंडोर के बाद उन्होंने आसपास के क्षेत्रों यानी कि खाटू, जो छोटी खाटू के नाम से जाना जाता है, खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल पर भी अपना अधिकार किया। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो अपन को लगता है कि इससे तो क्या पूछेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर वहीं से सवाल पूछ रहा है। तो यूं मतलब दे सके, सारी की सारी चीजें दे सके कि कहाँ कहाँ अधिकार किया, बीच में एक दूसरा और डाल दे, मान लो कि क्षेत्र डाल दिया, दूसरा अजमेर डाल दिया या कुछ ऐसा डाल दिया। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब देखो 1423 में पुंगल के भाटियों द्वारा, इनकी जो है पुंगल के भाटियों से तनातनी चल रही थी, तो पुंगल के भाटियों ने इन्हें जो है धोखे से बुलाया और फिर वहां पे जब ये जाते हैं तो सारे मिलके हमला कर देते हैं और वहां उनसे संघर्ष करते हुए ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से इनकी हत्या कर दी गई। और सांस्कृतिक योगदान में देखें तो इनकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, किसमें ध्यान रखना है अपने को? राव चुंडा में ध्यान रखना है। किसमें ध्यान रखना है? राव चुंडा के अंदर। और यदि अपन ये इनमें एक और फैक्ट पढ़े तो वो है कि सामंत प्रथा को शुरू करने वाले, सामंत प्रथा को शुरू करने वाले शासक रहे हैं। ठीक है, अब सामंत प्रथा को शुरू करने वाले ये रहे, लेकिन वास्तविक सामंत प्रथा के जनक जोधपुर के अंदर जो कहलाए वो राव जोधा जी कहलाए, वो राव जोधा जी कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, शुरुआत यहां से कर ली थी, लेकिन वास्तविक यदि पूछा जाए कि इसके जनक कौन रहे हैं तो वो राव जोधा रहे हैं। ठीक है, ले थान ध्यान है जो मारवाड़ी वगैरह जो गीत आवे नहीं बिन भी थे, अगर ध्यान सुन लो नहीं तो थाना आधी चीज याद हो जाए क्या, कि जोधा विराज जोधपुर रणबंका राठौड़ 200 बजैसा, राठौड़ा थारी मारवाड़ में 200 बजैसा। अब इसमें कितनी चीजें याद हुई? ये अपन गीत तो बहुत स्टेटस में लगाते हैं, सुनते भी है। तो जोधा विराज जोधपुर, राव जोधा जी का संबंध जोधपुर से है। रणबंका राठौड़ यानी कि यहाँ पे राठौड़ों का शासन रहा है। और धूसो बाजे यानी कि धूसा गीत जो है वो जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो इतने सारे जो है फैक्ट, यदि राजस्थानी गानों को, गीतों को आप सुनते हैं तो ध्यान से सुना करें, उसमें बहुत सारी चीजें जो है कवर होती है। ठीक है, जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई, राव रणमल, राव रणमल जानो ना रणमल जी, तो
रणमल जी तो परिचय में करायोड़ो ना, रणमल जी परिचय करायोड़ो। तो रणमल के छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया था। जो राव चुंडा जी है, इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही एक अपने रानी, प्रिय रानी के प्रभाव में आकर रणमल के बड़े होने के बावजूद कान्हा को शासक बना दिया। ये कहानियां बहुत चली है इतिहास के अंदर कि बड़े बेटे के होने के बावजूद जो है रानी के मोह में राजा ने छोटे बेटे को शासक मतलब राजकुमार बना दिया है। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी कान्हा को बना दिया। रणमल जी हो गए नाराज, रणमल जी नाराज हो गए। रणमल जी क्या कहे, ये तरीका है ना, मैं बड़ो हूं ने सब योग्य भी हूं बहुत। तो ये नाराज होकर सूरत चले जाते हैं। ये नाराज होकर कहां चले जाते हैं, तो ये नाराज होकर मेवाड़ चले गए। मेवाड़ से पहले, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, मेवाड़ से पहले, मेवाड़ से पहले ये सोजत चले जाते हैं, ठीक है। फिर वहां से जो है ये मेवाड़ चले जाते हैं। तो मेवाड़ मारवाड़ संबंध ये तो ध्यान ही आपने कि इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो मेवाड़ के राणा लाखा से करवाया। हंसाबाई का विवाह इन्होंने मेवाड़ के राणा लाखा से कराया। अब ये स्टोरी आपको बताया, वो नारियल वाला इंसिडेंट है, दूध जाता है और लाखा जी के मेरू कौन ब्याह करी। तो बचपाचो है इनके, बचपाचो जो है राव चुंडा, वहां पे भी कुंवर चुंडा होते हैं, वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं और लाखा जी से विवाह होता है। इस शर्त पे किया जाता है कि हंसाबाई से और लाखा जी से उत्पन्न पुत्र ही राजकुमार बनेगा, गद्दी पर बैठेगा। तो यहाँ पे विवाह की शर्त आपको ध्यान रखनी है। इस विवाह की शर्त में तय हुआ कि हंसाबाई का पुत्र जो है बाद में मोकल इनका पुत्र होता है, वही राणा लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। फिर देखो यहाँ पे राघव देव को छोड़ के जाते हैं और ये स्टोरी थोड़ी सी आ रही है, रिकॉल हो रही है, जो मेवाड़ में पढ़ाई थी। जो बीच में क्लास देखेगा उसे थोड़ी सी रिकॉल होने में समस्या होगी, लेकिन मैं कंटिन्यू पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, अभी 4 दिन पहले ही पढ़ाई है मेवाड़ के अंदर, तो रिकॉल हो रही होगी। तो फिर रणमल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रणमल जो है यहाँ से मारवाड़ के राठौड़ों की वहां उच्च पदों पे नियुक्ति करने लग जाते हैं। मेवाड़ के अंदर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो फिर वहां पे जो है इनको क्या है कि इनको इनकी ही प्रेयसी, रणमल की एक प्रेयसी थी जिसका नाम था भारमली। तो भारमली के हाथों शराब के अंदर इन्हें जहर दे दिया जाता है। इस तरीके से इनकी मृत्यु होती है। तो ये ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रशासन में प्रभाव इनका बहुत बढ़ गया। उनका भांजा मोकल मेवाड़ का महाराणा बना, तो मेवाड़ के प्रशासन में रणमल का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। 1438 में मेवाड़ के सामंतों ने रणमल की प्रेमिका भारमली के सहयोग से इनकी हत्या कर दी। उस समय बताते हैं कि राव जोधा भी वहीं पे मौजूद थे और एक नगारची होता है जो नगारे बजाता है ना, वो उसने जो है इस तरीके से एक धुन बजाई जिसके अंदर जो है राव जोधा उस समय जो है राजकुमार होते हैं, वो राजकुमार जोधा उस समय उसका इशारा समझ गए। उस धुन में ये था कि भाग सके तो भाग रे जोधा, रणमल जी मारिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है संकेत उसे मिल जाता है, तो जोधा वहां से जो है निकल जाता है। तो जोधा वहां पे बच जाता है और जोधा फिर बाद में जंगलों में शरण लेकर अपने आप को बचाता है और अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले। रणमल जी के बारे में मैं सारी चीजें बता दी। तो राव जोधा, ठीक है, राव जोधा मारवाड़ के शासक राव रणमल के पुत्र थे। और जब वहां से आते हैं ये, ठीक है, देखो प्रारंभिक संघर्ष 1438 में चित्तौड़ में अपने पिता की हत्या के बाद उन्होंने जंगलों में रहकर अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया। लेकिन आपको ये पूछ सकते हैं कि मेवाड़ से जब भागे तो पहली बार कहां रुके, तो जब मेवाड़ से ये फरार हुए, ठीक है, मेवाड़ से जब भागे, मेवाड़ से भागने के बाद, मेवाड़ से भागने के बाद बीकानेर के पास एक गांव है, बीकानेर के पास एक गांव है काहुनी, काहुनी गांव में शरण लेते हैं। उसके बाद में ये जंगलों में रहकर अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करते हैं। फिर जो है लंबी कोशिशों के बाद ये मंडोर पर विजय प्राप्त करते थे। 1438 से संघर्ष चल रहा है। 1453 ईस्वी में मंडोर को वापस जीतते हैं। कब जीतते हैं? 1453 ईस्वी में मंडोर को ये फिर से जीतते हैं यहाँ पे। और मेवाड़ से भी इनके संबंध बहुत बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन 1453 के अंदर ही आप लोगों को पता है आवल बावल की एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि होती है। ये भी मैंने वहां पे बता दी है मेवाड़ के अंदर। तो ये इतिहास जुड़ा हुआ है एक तरीके से। आवल बावल की संधि होती है, जब तक आवल या वट तक मेवाड़ और जब तक बावल या वट तक मारवाड़, ठीक है। तो ये जो है संधि होती है यहाँ, तो ये दुश्मनी खत्म करने की सुलह के लिए अपनी पुत्री का विवाह, यानी कि राव जोधा अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर देते हैं, ठीक है।
मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर देते हैं, हंसाबाई की ही मध्यस्थता के कारण ये चीज होती है। फिर देखो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा 1459 में जोधपुर नगर को बसाते हैं और अपनी नई राजधानी बनाते हैं। पहले मंडोर थी राजधानी, लेकिन फिर बाद में ये इसको जोधपुर को बसा के 1459 में बसाते हैं, ध्यान रखना। और मंडोर की जगह फिर जोधपुर को राजधानी बनाते हैं। और यहीं पे चिड़िया टूंक पहाड़ी पर क्या है कि एक महाराज बैठते थे एक पहाड़ी पे, टेकरी पे, जिसका नाम था चिड़ियानाथ, जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी महाराज। तो चिड़ियानाथ जी महाराज जो है उनकी जगह पर यह दुर्ग बनाया गया। तो इस दुर्ग का नाम पहले चिड़िया टूंक दुर्ग रखा गया, इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक पहाड़ी था। फिर बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। तो ये जोधपुर बसाया गया। फिर देखो राजधानी की सुरक्षा के लिए उन्होंने चिड़िया टूंक पहाड़ी पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। सैन्य सफलता के अंदर देखें तो उन्होंने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है और हिडन फैक्ट है। हिडन फैक्ट यानी कि इस पे ध्यान नहीं जाता है, तो ध्यान रखना कि बहलोल लोदी इनके समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। ये ध्यान रखेंगे अपन कि दिल्ली के बहलोल लोदी को इन्होंने हराया, समकालीन शासक भी मान सकते हैं। तो इसको हरा के जो है काफी प्रतिष्ठा इनको प्राप्त हुई। और ऐतिहासिक महत्व देखें तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्हें जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, इन्हें जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। और इन्हें यह भी ध्यान रखना कि वास्तविक क्या बताया था, वास्तविक सामंती प्रथा के जनक, सामंती प्रथा के जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना, वास्तविक सामंती प्रथा के जनक। पहले आप लोगों को बता दिया, फिर यहां ध्यान रखना चुंडा के बाद में ये इन्होंने वास्तविक सामंती प्रथा को यहाँ पे स्थापित किया है। तो सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं ये। ठीक है, कहां, जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर। ले स्क्रीनशॉट भाई साहब। इसी के साथ में जो है अपनी ये क्लास हुई है तकरीबन 32-33 मिनट की। और 32-33 मिनट में अपन ने मारवाड़ के राठौड़ों को शुरू मतलब प्रारंभ की जो है चीजें वही महत्वपूर्ण है, वो शुरू करके और फिर अपन ने जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हुए राव जोधा तक की स्टोरी पढ़ ली है। अब आगे और भी मजा आएगा, आगे और भी मजा आएगा जब अपन राव मालदेव पढ़ेंगे, जब राव चंद्रसेन पढ़ेंगे, जब जसवंत सिंह जी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में आएगी। जब अपन अजीत सिंह जी पढ़ेंगे, राव जो है यहाँ पे दुर्गादास जी का अपन बलिदान पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। जोधपुर और मारवाड़ के राठौड़ों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी चीजें, डेटा है जो आप लोगों को याद करना है। तो ये जो वीक है, ये पूरा का पूरा वीक आप समझ सकते हो कि अपन मारवाड़ के राठौड़ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और भाई साहब तबीयत से पढ़ेंगे, ठीक है, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी इसके अंदर, किसी तरह की जो है मारवाड़ी में क्या उतावड़ कौन करा, तकड़ कौन करा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए भाई साहब CET की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूं मैं। टेलीग्राम पे सूचना दी थी, तो उसे टेलीग्राम से देखो अपडेट रहते रहना। क्योंकि आप लोग जो है टेक्निकल टीम पे चीजें पूछते हो ना, वहां कुछ मत पूछे, उन्हें कुछ नहीं पता है। उनका काम सिर्फ ये है कि किसी के टेस्ट में टेक्निकल एरर आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है, ताकि आप टेस्ट अच्छे से दे पाए। आप इंक्वायरी के लिए अपने कोई नंबर नहीं है। अब आप लोगों के मन में चीजें आती है कि गुरुजी इंक्वायरी, बाकी तो कोचिंग संस्थान है सारी की सारी इंक्वायरी के नंबर देती है, फोन की सुविधा होती है, मैसेज की वो होती है, ये होती है, पूछताछ कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अपन ने इस प्लेटफॉर्म को कोचिंग के अंदर कन्वर्ट होने से बचाया है। अपन ने कोचिंग के अंदर कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। ये प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके से कोचिंग संस्था नहीं है, ये एक डिफरेंट है पूरी तरीके से, पूरे राजस्थान में सबसे भिन्न और सबसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे कोर्स सेल करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, जहां पे यूट्यूब पे क्लास जो है डेमो के रूप में नहीं दी जाती, यहीं से पढ़ाया जा रहा है। तो सेवा के उद्देश्य से किया जा रहा काम है, इसलिए कोचिंग संस्था हमने बनाया ही नहीं है। यदि कोचिंग संस्था बनाते तो आप हमसे आज ऑफलाइन पढ़ रहे होते और यहाँ पे जो है भारी भरकम फीस से जमा करवा रहे होते और भारी भरकम फीस के साथ ही ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे होते। तो हमने इस चीज से अपने आप को बचा के रखा है और हम चाहते भी नहीं कि हम कोचिंग संस्था में बदले इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए सेवा के रूप में चलाया जा रहा है। टेक्निकल टीम से सिर्फ आप टेस्ट के टेक्निकल इशू सॉल्व करें, वहां पे शेयर करें। यदि आपको कोई सवालों में भी डाउट है तो क्लास से देखें, पुस्तकें पढ़ें। टेक्निकल टीम आपको सवालों पे भी डाउट क्लियर नहीं कर सकती। और मैं एक आदमी हूं, मैं थारे सबरा सवाल नहीं देख सकूं, तो मैं क्लासों के माध्यम से क्लियर करवा देता हूं। और साथ ही साथ मैं जो है आप लोगों के यहाँ पे पुस्तकों के माध्यम से क्लियर हो जाता है। जहां पे मुझे डाउटफुल लगता है तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से क्लियर कराता हूँ। इन चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा भाई। जितना जल्दी आप लोग इन चीजों को समझ लोगे,
एक्सेप्ट कर लोगे उतना बढ़िया है। अब क्या नया टाबर चूड़ियों बाने ध्यान नहीं है, जो पुराना है तो बान ध्यान है, तो पुरानियों में खासा जो है लाग चुका है नौकरी, तो ये नया नया जोड़ियों पाछो बताना पड़े, तो ये 2-5 मिनट आने यूं भी लागी कि 2-5 मिनट सर की नहीं करियो के खाली ज्ञान दियो है। तो देखो ज्ञान तो देंगे हम, तभी आप लोग ध्यान दोगे, और आप इस ज्ञान पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर जो है वही समस्याएं चलती रहेगी। तो बेटा दुधारू गाय की कभी कभी लाते भी सहन कर लिया करना, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।